कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले एक खौफनाक मंजर से, जहां पर एक घने जंगल में एक आदिवासी चट्टानों और पत्थरों को खुरच-खुरच कर उस पर कोई रहस्यमय चित्र बना रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई बेहद जरूरी चेतावनी छोड़ना चाहता हो। वो अपनी धुन में चित्र बना ही रहा होता है, तभी अचानक उसके ठीक पीछे एक अजीब और डरावना इंसान जैसे दिखने वाला आदमखोर प्राणी आकर खड़ा हो जाता है, जिसके दांत बेहद लंबे और नुकीले होते हैं। इससे पहले कि वे आदिवासी कुछ समझ पाता, वे आदमखोर प्राणी बिजली की रफ्तार से उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार करता है। वार इतना भयानक था कि उस आदिवासी का सिर सीधे सामने वाली चट्टान से जा टकराता है और वे शैतान उसके सिर को चट्टान के साथ इतनी बेरहमी से टकरा देता है कि उसकी खोपड़ी के बरगच्चे उड़ जाते हैं और चारों तरफ आदिवासी का खून फव्वारा फूट पड़ता है। मरते मरते उस आदिवासी के खून से सने हाथ का निशान उस चट्टान पर हमेशा हमेशा के लिए छप जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और कहानी सीधे 2 साल आगे बढ़ जाती है। अब हमें उसी जंगल का रुख दिखाया जाता है, जहां एक कार में सवार होकर कॉलेज के 6 स्टूडेंट कहीं जा रहे होते हैं। ये सभी दोस्त अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए सिलसिले में एक रिसर्च और खोज पर निकले हुए होते हैं। इन दोस्तों के नाम क्या हैं, ये हमें कहानी में आगे जानेंगे। फिलहाल गाड़ी ड्राइव करते हुए ये सभी उस विशालकाय पहाड़ के पीछे छुपे रहस्यमय जंगल के पास पहुंच जाते हैं। जंगल के मुहाने पर पहुंचकर उन्हें एक एहसास होता है कि पहाड़ी बहुत ऊंची है और उस पार जाने के लिए एकलौता रास्ता एक बेहद सुनसान और खौफनाक गुफा से होकर गुजरता है। उस गुफा में दूर दूर तक रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था और न ही वहां किसी इंसान की आवाजाही होती ही। वो गुफा बस उस पहाड़ी के बीच एक सकरी दरार की तरह थी, जो इस दुनिया को उस रहस्यमय जंगल से जुड़ती थी। तभी एंट्री होती है एवा नाम की एक लड़की की। उस काली रहस्यमय गुफा को देखकर एवा अंदर से पूरी तरह से सहम जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है। बाकी के सारे टीम मेंबर तो हिम्मत करके गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एवा की हिम्मत जवाब दे देती है। पर जब उसे लगता है कि वे अकेली रह जाएगी और दोस्तों का साथ छूट जाएगा, तो वे डरते कांपते हुए अपने पैर को घसीटकर गुफा के काले अंधेरे में एक कदम रख देती है। जैसे ही एवा दौड़कर अपने दोस्तों के पास पहुंचती है, वे सब धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं। गुफा के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ पानी की टप टप बूंदों की आवाज गूंज रही होती है। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते इतने सकरे हो जाते हैं मानो वे गुफा उन्हें कूद के अंदर निकल लेनी चाहती हो। सभी दोस्त टॉर्च जलाकर रास्ते घूर ही रहे होते हैं कि अचानक एवा का पैर एक चट्टान से टकरा जाता है और वे जोर से नीचे गिर पड़ती है। उसे गहरी चोट आ जाती है, उसका खून जमीन पर टपक जाता है और वे दर्द के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है। घबराकर उसके दोस्त उसे तुरंत गुफा से बाहर सुरक्षित जगह पर ले आते हैं। अब एवा की हालत देखकर दोस्त उसके कहते हैं, एवा तुम गाड़ी लेकर पहाड़ के घूमकर दूसरी तरफ आओ, तब तक हम इसी गुफा के रास्ते जंगल के उस पार पहुंचते हैं। एवा मान जाती है और कार लेकर निकल पड़ती है, जबकि उसके बाकी दोस्त गुफा को पार करके उस रहस्यमय जंगल के भीतर दाखिल हो जाते हैं। शुरुआत में उस जंगल की जादुई और अनछुई खूबसूरती देखकर वे सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे प्रकृति के उस नज़ारे को निहारे ही रहे होते हैं कि तभी जॉन और एना की नज़र एक पहाड़ी की ऊंचाई पर बनी उसी अजीबोगरीब पेंटिंग पर पड़ती है, जिसे उस आदिवासी ने बनाया था। वे दोनों उस चित्र को बेहद ध्यान से देखने लगते हैं और उनका मतलब समझने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। खैर, वे अपने कैमरे से उस पेंटिंग की कुछ तस्वीरें ले लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है। एवा भी गाड़ी लेकर वहां पहुंच चुकी है। सभी दोस्त मिलकर टेंट लगा रहे होते हैं।
और आग जलाकर खाना पकाने का इंतजाम कर रहे होते हैं। तभी जॉन और एना हाथ में एक मरा हुआ खरगोश लेकर वहाँ आते हैं। वे अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि खरगोश आम खरगोश जैसा नहीं है, इसके दांत बहुत ज़्यादा अजीब और नुकीले हैं। खैर उस वक्त कोई इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता और वे उस खरगोश को कैंप के सामने एक लकड़ी के डंडे पर लटका देते हैं। धीरे धीरे काली रात का सन्नाटा छा जाता है। सब लोग आग के चारों तरफ बैठकर उस अजीब पेंटिंग की तस्वीरों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जेनी अपने दोस्तों से कहती है, अरे सुनो, जब हम आ रहे थे तो मैंने रास्ते में एक बहुत सुंदर तालाब देखा था। चलो ना, सब लोग उस तालाब में नहाने चलते हैं। ये सुनकर जैक और एना तुरंत जेनी को मना करते हैं कि और समझाते हैं कि रात के वक्त किसी अनजान जंगल में तालाब में उतरना खतरों से खाली नहीं है। मगर जेनी किसी की बात नहीं मानती। वे जिद पर अड़ जाती है और अपने कपड़े समेटकर तालाब की तरफ निकल पड़ती है। जेनी पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड डेनियल भी टॉर्च लेकर निकल पड़ता है, क्योंकि वे जेनी से बेहद प्यार करता था और उसे जेनी की सुरक्षा की फिक्र थी। जैसे ही जेनी उस शांत तालाब के पास पहुंचती है, वे अपनी सुध-बुध खो बैठती है। वे अपनी बॉडी के सारे कपड़े एक-एक करके उतार देती है और उसके बदन पर अब एक कतरा कपड़ा भी नहीं था। वे तुरंत उस ठंडे पानी में उतर जाती है और नहाने लगती है। डैनियल किनारे पर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई जेनी के चीखने-चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगती है। जेनी बदहवास हालत में बिना कपड़ों के तड़पती हुई तालाब से बाहर भागती है। जब डैनियल की नज़र उस पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जेनी के पूरे गोरे बदन पर सैकड़ों काले भयानक जोंकें बुरी तरह से चिपकी हुई थी। जोंकों ने उसके पूरे शरीर को घेर रखा था और वो बेरहमी से उसका खून चूस रहे होते हैं। जेनी दर्द के मारे पागलों की तरह तड़प रही थी। डैनियल तुरंत दौड़ करता हुआ कैंप के में अपने दोस्तों के पास भागता है। उसकी बात सुनकर जॉन अपने साथ नमक का डिब्बा ले लेता है और डैनियल के साथ जेनी के पास पहुंचता है। वे दोनों बिना वक्त गवाए जेनी के पूरे शरीर पर नमक छिड़कने लगते हैं और एक-एक करके उन खूनी जोंकों को उसके बदन से खींचकर बाहर निकालते हैं। जैसे-तैसे सारी जोंकें निकल जाती हैं। फिर वे जेनी को एक कंबल में लपेटकर कैंप वापस ले जाते हैं और बिस्तर पर सुला देते हैं। सभी दोस्त एक राहत की सांस लेते हैं और अपने-अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। रात के सन्नाटे में जब आधी रात को अचानक डैनियल की आँख खुलती है तो वह देखता है कि जेनी का पूरा बदन तेज बुखार से तवे की तरह तप रहा होता है। वह घबराकर वे तुरंत अपनी दोस्तों एना को बुलाता है। एना जेनी की नब्ज टटोलकर कहती है कि इसे बहुत तेज बुखार है, इसकी हालत लगातार बिगड़ रही है और हमें इसे तुरंत किसी अस्पताल पास वाले अस्पताल में ले जाना होगा। वे बाकी दोस्तों को भी जगाते हैं और पूरी सिचुएशन उनको अच्छे से बताते हैं, लेकिन जॉन, जिसके दिमाग पर उस चट्टान वाली पेंटिंग का भूत सवार था, वे अपनी बात पर अड़ जाता है। वे कहता है कि देखो, इस वक्त रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इतनी काली रात में अनजान रास्तों पर गाड़ी चलाना सेफ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए अभी इसे बुखार की गोली दे दो और सुला दो। सुबह होते ही हम इसे पास वाले शहर के अस्पताल ले जाएंगे। जॉन की बात सुनकर सब लोग उसकी बात पर सहमति दिखाते हुए अपने अपने टेंट में चले जाते हैं सोने के लिए। कि तभी जेनी के टेंट से एक भयानक चीख सुनाई देती है। जब सब भागकर टेंट के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर सभी के रूह कांप जाते हैं, क्योंकि जेनी की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। वे सीधे अब खून की उल्टियां कर रही होती है और उसका शरीर पूरा खून से लथपथ हो चुका था। अब सिचुएशन हाथ से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी। तब सभी लोग फैसला करते हैं कि चाहे जो हो जाए, जेनी को इसी वक्त रात में ही किसी पास वाले अस्पताल में ले जाना होगा। अब ना चाहते हुए जॉन भी उनकी बात मान लेता है और वे कहता है, ठीक है, सब लोग अपना सामान पैक करो और गाड़ी की तरफ चलो।